हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिंपल बी एंड बीपीएससी। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं और सीटेट के सीडीपी के प्रश्नोत्तर को लेकर हम हाजिर हो गए हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले यदि आप चाहते हैं कि जुलाई 2025 का सीटेट के जो है आप क्रैक कर पाएँ। तो देखिए, कम से कम जो है 82 तो अब हो गया है कि 82 से जो है पास नहीं होंगे आप सीटेड, तो 83 जो है किसी तरह आपको लाना होगा, यानी कि आप जो है 90 से 100 तक जो है अपना टारगेट लेकर चलेंगे सीटेड के लिए, सीटेड एग्जाम के लिए, तब जाकर जो है आपका संभावना रहेगा 83 आने का। ठीक है, वो भी जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए, और जो जनरल जो है उनको जो है 90 लाना ही है। तो ठीक है, तो इस बात पर ध्यान रखते हुए आप तैयारी को जो है और थोड़ा इस पे जो है मोटिवेटेड होते हुए आप जो है तैयारी पे लगेंगे, ताकि आप जो है सीटेट इस पर क्लियर कर सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो देखिए, जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, इंद्रिय गामक अवस्था, जो जिसमें बच्चे जो है अपने इंद्रियों से सीखते हैं। जो हमारे इंद्रिय जो हैं, जैसे कि है कान, नाक, आँख और स्किन और टच जो होता है, ये सभी जो हमारी इंद्रियां हैं, जिससे जो है हम क्या होते हैं, जिससे जो है हम किसी चीज को संवेदी प्रेरक अवस्था में जो है सीखते हैं, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होता है उसे जो है हम सेंसरी मोटर स्टेज के रूप में जानते हैं, संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक अवस्था के रूप में हम जानते हैं। इसमें जो है क्या आपका संबंधित है, आपसे पूछा गया, आपके प्रश्न है। आपके ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों का निर्वचन और विश्लेषण करने की होता है। तो देखिए, जब आप ऐसे भी मिला सकते हैं, जब इंद्रियों से बच्चे सीख रहे हैं, जब 2 साल तक के ही बच्चे हैं, तो सामाजिक मुद्दों से जो है उनकी कोई सरोकार नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तार्किक रूप से जो है वो नहीं सोचते हैं किसी चीज को लेकर, समस्या समाधान के लेकर, ये गलत हो जाएगा। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता उनमें नहीं होती है, ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो जाएगा। वे जो है अनुकरण करते हैं, जो भी वो बच्चे सुनते हैं अपने घर में या देखते हैं उसी का जो है अनुकरण करते हैं। वो जैसे कान से वो सुनते हैं तो उसी चीज को जो है वो बोलने का प्रयास करते हैं, या जो भी अपनी आंख से देख रहे हैं वही चीज जो है वो करने की प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो देखिए, शिक्षा कोलबर्ग ने जो है नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया है। इन्होंने जो है कहा है कि शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। आपके ऑप्शन देखिए, कैसे व्यवहार किया जाना है, इस पर कठोर निर्देश देकर नहीं, कठोर निर्देश देकर जो है आप नहीं सिखा सकते हैं कि कैसे जो है आपका नैतिक मूल्य का जो है इससे विकास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, किसी भी धर्म के आधारित शिक्षा को आपको महत्व नहीं देना है, ये आपका गलत हो जाएगा। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, व्यवहार के कोई स्पष्ट नियम नहीं होते, हालांकि आप बनाते भी हैं, तो ये गलत तरीका होगा आपका सिखाने का। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करें, एकदम सही। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे में जो है नैतिक मूल्य का विकास तभी हो सकता है जब इससे संबंधित कुछ मुद्दों को जो है आप उनके सामने रखेंगे और इस पे जो है आप चर्चा करेंगे, तब जाकर जो है बच्चे जो है सही और गलत के बारे में जो है जान पाएंगे। और किसी भी सिचुएशन में जब उनकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें जो है उन्हें डिसीजन लेनी होगी सही या गलत का, या नैतिक मूल्य का, जो है इस प्रकार से विकास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए, छोटे शिक्षार्थियों को जो है कक्षा में जो है समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए। आपके ऑप्शन से शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, शिक्षक नियंत्रण के लिए नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, सिर्फ प्रश्न को उत्तर सीखना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, नहीं। पाठ्यक्रम को सिलेबस को जल्दी से खत्म करने के लिए नहीं, ये आपका उद्देश्य नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, एकदम सही। अपने से व्यस्क को के साथ जो है छोटे शिक्षार्थी जो है बहुत कुछ कौशल सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। इसके लिए जो है आपको उन्हें उनके साथ जो है अंतःक्रिया
के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, यानी कि जो बच्चा पढ़ने योग्य नहीं है वो उन्हें हम निर्योग्य बच्चा के रूप में जानते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जो एक निरीयोग बच्चा है जब वो स्कूल में पहली बार आएगा तो उसके साथ आपको क्या करना चाहिए, आप जबकि आप एक शिक्षक हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, नहीं, बहुत गलत तरीका है ये। जो बच्चा जो है पढ़ना अभी शुरू किया है, अभी अभी आया है, पहली बार आपके विद्यालय में आया है, वो कुछ जानता नहीं है, तो उससे आप परीक्षा लेंगे, प्रवेश परीक्षा लेंगे, एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, तो ऐसे में जो है क्या होगा, हतोत्साहित हो जाएगा, वो आगे बढ़ने से जो है रुक जाएगा, वो नहीं कुछ कर पाएगा आगे, ठीक है, डर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत तरीका है। बच्चे की निरोगता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, एकदम गलत ये भी हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको जो है समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो ऐसे में जो है सभी बच्चों को एक समान कक्षा में और सभी विभिन्न प्रकार के बच्चों को जो है एक साथ पढ़ाना है, तो ये आपका गलत तरीका हो जाएगा। उससे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, नहीं, उन्हें सभी बच्चों के साथ रखना चाहिए और समूह में चर्चा कराना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राय शिक्षार्थी की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर नहीं। तो शिक्षार्थी जो है क्या है, त्रुटियां, जब बच्चे जो है गलतियां करते हैं, तो ये जो है किस ओर संकेत करती है आपको बताना है। शिक्षार्थी के क्या ये समाज की क्या उसका आर्थिक स्तर है, वो गरीब है अमीर है, या क्या वो किस समाज से आता है, क्या इस चीज को दर्शाता है, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्तर को नहीं दिखाता। वे कैसे सीखते हैं, क्या गलती से ये बताता है कि वो कैसे सीखते हैं, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, नहीं, आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आपका हो जाएगा यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। जब बच्चे गलतियां कर रहा है या कर रही हैं, तो ऐसे में जो है ये दर्शाता है कि या उसे जो है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो यहाँ पे देखिए समस्या समाधान को का वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका समस्या के प्रति जागरूकता। जो भी समस्या है उसके प्रति जो है हम सबसे पहले हमको जागरूक होना होगा, तभी जो है उसके प्रति जो है हम प्रकल्पना का यानी कि प्रकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, उसका परीक्षण करेंगे और जानकारी एकत्रित करके जो है समस्या का समाधान करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का। क्या मानव व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी जो है, वो किस चीज का परिणाम है, पालन पोषण और शिक्षा का। देखिए केवल आनुवंशिकता का नहीं, केवल दिखते ही आप समझिएगा गलत है, पालन पोषण और शिक्षा का नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का एकदम सही, केवल वातावरण का नहीं। यहाँ पे देखिए आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का जो है मानव व्यक्तित्व परिणाम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बच्चों के विकास दर भिन्न होते हैं और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे जो है एक समान तरीके से नहीं सीख सकते हैं, तो एक गति से आपको जो है पढ़ाना भी नहीं है, ये भी आपका गलत तरीका होगा। तो आपको क्या करना है कि विकास का दर भिन्न होने के कारण जो है उन्हें भिन्न तरीकों से सिखाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, व्यवसायिक, अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक। तो देखिए जो सीखने का जो क्षेत्र है वो हो जाएगा आपका भावात्मक, इमोशनल, क्योंकि इमोशनली या आप जो है आप यदि मोटिवेटेड है किसी चीज को सीखने के प्रति, तभी जाकर जो है आप उस चीज को लर्न कर पाइएगा, सीख पाइएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो वो तो यह इस बात का संकेत है कि
तो देखिए जब बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो इससे जो है ऊब गया है, परेशान हो गया, उसको करना नहीं चाह रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आपके ऑप्शन से बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो क्या बच्चे में ही गलतियां हैं, अनुशासन नहीं है उसमें? नहीं, गलत है ऑप्शन। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ये हो सकता है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गलत है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, सीखने की योग्यता सभी में होती है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए संभवतः कार्य को जो है बार यांत्रिक रूप से बार बार कराया जा रहा है, इसीलिए जो है बच्चे जो है कार्य से उब रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो देखिए जो समाजीकरण से तात्पर्य हम समझते हैं, समाजीकरण क्या है, तो ये जो है आपका सिर्फ बड़ों का सम्मान करना नहीं, जो समाज में मानदंड बनाए गए हैं उन्हें अपनाना नहीं, सामाजिक मानदंड को उसका अनुपालन करना नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना ही समाजीकरण के रूप में हम उसे जानते हैं। ठीक है, तो जो समाज है उसी तरह से आप अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी को जो है हम समाजीकरण के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, तो नहीं, गलत होगा आपका। विकास की दर समान नहीं होती है, ये आपका सही है। विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं बढ़ती, विकास जो है हमेशा वर्तुलाकार होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है बल्कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं कहा गया है इसमें। तो देखिए आपका ऑप्शन है इसमें सेकंड सही हो जाएगा, सभी की विकास दर जो है समान नहीं होती है, यही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो देखिए मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। आध्यात्मिक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये आपका सही हो जाएगा। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक नहीं होगा, नहीं, मनोवैज्ञानिक नहीं। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक, सामाजिक, माफ कीजिए ये वाला नहीं है, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। इन चार जो है क्षेत्रों में विभाजित किया गया है मानव विकास को, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। तो देखिए एक शिक्षिका है, वो क्या कर रही हैं कि पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग कर रही हैं और अपने विद्यार्थियों से जो है चर्चा करती हैं। और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, उन्हें उससे जो है क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो पहले से जो नॉलेज है उसमें जो है वो क्या कर रही है, नई नई पूर्व ज्ञान से जो है नई जानकारी को जो है जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, तो ये जो है ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हमारा प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चे रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण रोता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये देखा होगा, हमने जो है डेली लाइफ में देखते हैं कि किसी का बच्चा होता है, कोई दादी हो या किसी किसी और के पास जाना हो बच्चा को, तो वो जो है रोने लगता है, वो नहीं चाहता है कि मैं अपने माँ की गोद से उतर के जाऊं तो किसी और की गोद में, बस कुछ सामान की लालच दे दीजिए, चॉकलेट का लालच दे दीजिए, किसी चीज़ का लालच दे दीजिए, तब जाकर जो है बच्चा कभी कभी आ जाता है। लेकिन अधिक देखिए तो वो जो है अपने माँ के पास ही रहना पसंद करता है। तो इसके पीछे क्या कारण है आपको बताना है इस प्रश्न में। आपके ऑप्शन है, वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता। तो देखिए क्योंकि माँ से जो है वो इमोशनली जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है किसी और के गोद में जाना नहीं चाह रहा है। संवेगात्मक दुश्चिंता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कोई भी यदि डाउट है तो कमेंट करें। धन्यवाद।